ना दिल छू लेने वाली कहानी। कर्जदार आ गए हैं, जाओ जाकर उन्हें हैंडल करो। उसकी बात सुनकर शैलेंद्र हैरानी से बोला, कर्जदार? कैसे कर्जदार? मैंने तो किसी से भी कर्ज नहीं लिया है। फिर कौन आया है? उसकी बात सुनकर बबीता मुंह बनाती हुई बोली, अच्छा, फिर तुम्हारी बहन आए दिन यहाँ क्या लेने आती है? ना खुद चैन से रहती है, ना हमें चैन से रहने देती है। अरे दीदी आई है तो खुश होने की बजाय ऐसी ऊटपटांग बातें क्यों कर रही हो? दीदी तुम्हारी हैं, मेरी नहीं। और वैसे भी इन्हें मेरे संडे बर्बाद करके पता नहीं क्या मजा आता है। अभी आप बैठे क्या हो? जाओ उनके पास, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। अरे आराम करना है तो कर लेना, किसने मना किया है तुम्हें? तुमने पानी और चाय तो दिया ना उन्हें। तुम्हारी बहन है, तुम खुद दे दो, मुझे आराम करने दो। बबीता आंखें तरेरते हुए बोली। शैलेंद्र उसके आगे कुछ कह नहीं पाया और सीधे कमरे से बाहर निकल आया। बाहर गीता को बैठा देखकर शैलेंद्र उसके पास आया और पैर छूकर बोला, कैसी हो दीदी आप? अकेले आए हो? गुड़िया को भी साथ ले आते। बस मैं ठीक हूँ, गुड़िया आज अपनी दादी के साथ मंदिर गई है। तू बता, तू कैसा है? मैं भी ठीक हूँ दीदी। आप बैठो ज़रा, मैं आपके लिए चाय पानी लेकर आया। गीता ने कुछ नहीं कहा। जानती थी कि उसका आना बबीता को पसंद नहीं था, पर भाई के प्यार का मोह था, उस मोह में बंधी हुई थी, इसलिए महीने में एक बार ज़रूर उससे मिलने आ जाती थी। गीता 15 साल की और शैलेंद्र की उम्र 10 साल की थी जब मम्मी पापा की मृत्यु हो गई थी। माँ पापा की मौत के बाद ताऊजी ताईजी ने तो रखने से मना कर दिया। आखिर नाना नानी उन्हें अपने पास रखा, लेकिन वहाँ मामी को ये बात पसंद नहीं आई, इसलिए आए दिन घर में कलेश मचा देती थी। घर का अधिकतर काम भी गीता पर आ गया था। जैसे तैसे गीता की स्कूली शिक्षा पूरी हुई तो एक प्राइवेट स्कूल में प्राइमरी टीचर के तौर पर काम करने लगी। अब डिग्री तो थी नहीं, इसलिए सैलरी भी उतनी ही नहीं थी, पर जो भी था स्वाभिमान को बचाने को काफ़ी था और बस एक सपना कि अपने भाई को पैरों पर खड़ा कर दे। पर इधर तो उसकी मामी ने उसकी शादी की ही लगा दी। उस पर नाना नानी भी यही चाहते थे कि उनके जीते जी गीता की शादी हो जाए तो बेहतर है। आखिर उन्हें गीता के लिए कार्तिक पसंद आया और कार्तिक के साथ उसकी शादी कर दी। कार्तिक मध्यम वर्गीय परिवार का बेटा था जो राशन की दुकान चलाता था। इतना तो कमा ही लेता था कि अपना और अपने परिवार का पेट अच्छे से पाल सके। ऊपर से गीता भी टीचर थी। दोनों पति पत्नी मिलकर घर को अच्छे से संभाल रहे थे। इधर शैलेंद्र की स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई थी। वह इंजीनियरिंग करना चाहता था, पर इस दौरान नाना जी की मृत्यु हो गई। अब नानी तो खुद मामा मामी पर आश्रित हो गई थी। ऐसे में उसकी पढ़ाई का खर्चा कैसे निकलता? ऐसे में गीता ने शैलेंद्र की पढ़ाई का जिम्मा उठाया था। इसके लिए गीता होम ट्यूशन भी लेने लगी थी। उसे अपने भाई को पैरों पर खड़े होते देखना था, इसलिए वह खुद मेहनत कर रही थी। पर उसे खुशी इस बात की थी कि कार्तिक और उसके साथ ससुराल वाले कभी उसे इसके लिए रोका नहीं, बल्कि मिलजुल कर सब घर संभालते थे। इस कारण शैलेंद्र अपनी दीदी जीजाजी का बहुत सम्मान करता था और आखिर उसकी मेहनत रंग लाई। शैलेंद्र पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया और एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगा। वहीं उसे अपने साथ काम करने वाली बबीता पसंद आ गई और उसने बबीता से शादी कर ली। बबीता को गीता का घर आना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे लगता था कि ये लोग लोअर क्लास को बिलोंग करते हैं, उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। कहाँ बबीता और शैलेंद्र का अच्छा खासा पैकेज, और कहाँ गीता और उसके पति मध्यम वर्गीय परिवार के लोग। कहीं से कहीं तक कोई मेल नहीं था। ये बात गीता भी अच्छे से समझ रही थी। इस कारण उसने धीरे धीरे शैलेंद्र के घर आना कम कर दिया था। जब बबीता और शैलेंद्र ने अपने नए फ्लैट का उद्घाटन किया
तब गीता अपने साथ सुंदर बंदरबान लेकर आई थी। साथ ही नीम के पत्तों और अशोक के पत्तों से बंदरबान अपने हाथों से बनाकर लाई थी। खुशी खुशी वे बंदरबान को घर के मुख्य द्वार पर लगाने लगी तो बबीता ने टोक दिया, ये आप क्या कर रही हो? इसे यहाँ क्यों लगा रही हो? अचानक बबीता के द्वार पर गीता एक पल के लिए बंधनबाण लगाती लगाती रुक गई, पर फिर बोली, बबीता, ये पत्तों के बंदरबान तो बहुत शुभ होते हैं, इन्हें दरवाजे पर ही लगाया जाता है। हर शुभ कार्य में हमारे हिंदू संस्कृति के हिसाब से इन्हें मुख्य दरवाजे पर लगाया जाता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा घर में आए और घर में सुख, संपदा, यश, कीर्ति और शांति का वास हो। मैं नहीं मानती इन सब ढकोसलों को। आप दरवाजे पर ये सब ओल्ड फैशन चीज़ नहीं लगाएंगी। आपको आपका नेक चाहिए ना, मैं आपको दिलवा दूंगी, पर भगवान के लिए मेरे घर को गंदा मत कीजिए। बबीता की बात सुनकर गीता हैरान रह गई, पर मैं यहाँ नेक लेने नहीं आई हूँ। आप ये सब क्यों कर रही हैं? सब समझ में आता है। कोई भी ननद अपना नेक नहीं छोड़ती, सभी इसी लालच में ये सब करती हैं। गीता कुछ कहने को हुई, तभी उसका ध्यान कार्तिक की तरफ गया। कार्तिक ने इशारे से बंदरबान लगाने के लिए मना कर दिया। गीता ने उन बंदरबानों का मन महसूस कर वापस अपने बैग में रख लिए। जब ये सब बातें शैलेंद्र को पता चली तो दोनों वहीं रिश्तेदारों के सामने ही लड़ पड़े। ये देखकर गीता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो उसने उन दोनों को चुप करने की कोशिश की, पर बबीता ने उस पर ही इल्जाम लगाते हुए कहा, अब तो मिल गई आपको तसल्ली, मेरे घर की शांति भंग करके। मन को बड़ा सुकून मिल गया होगा आपको। क्या लेने के लिए आप ऐसी हरकतें करती हो? बेवजह मेरा जीना दुश्वार कर रखा है। इतना सब कुछ हंगामा हो जाने के बाद कार्तिक जी गीता को लेकर घर आ गए। उस दिन के बाद कार्तिक जी ने तो कभी भी उनके घर में कदम नहीं रखा, पर गीता तो भाई के प्यार से बंधी हुई थी, इसलिए महीने में एक बार ही आती थी। इतने में शैलेंद्र चाय बनाकर ले आया। गीता ने चाय पी और थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें की, वहाँ से रवाना हो गई। शैलेंद्र अभी दरवाज़ा बंद करके हटा ही था कि इतने में बबीता ने आकर कहा, आज क्या लेकर गई है तुम्हारी बहन यहाँ से? दे दिए उसे पैसे? तुम्हारी सोच कितनी खराब है बबीता। तुम्हें ये क्यों लगता है कि दीदी मुझसे लेने ही आती हैं, जबकि वे मेरे हाथ से 100 रुपये भी नहीं लेती हैं। अरे जिसने हमेशा मुझे दिया ही है वह मुझसे क्या लेकर जाएगी? उसकी बात सुनकर बबीता मुंह बनाते हुए बोली, अगर तुम्हारी बहन पुराण बंद हो गई हो तो ज़रा मुझे भी शॉपिंग करवा दो। अगले हफ्ते मेरे भतीजे कुंज का मुंडन समारोह है, उसके लिए हम महंगे गिफ्ट तो लेकर जाऊंगी। शैलेंद्र ने ज़्यादा कुछ जवाब नहीं दिया और दोनों शॉपिंग के लिए कुछ देर बाद रवाना हो गए। बबीता अपने भतीजे के लिए सुंदर सुंदर गिफ्ट लेकर आई। अगले हफ्ते वह अपने भतीजे के मुंडन समारोह में अपने महंगे गिफ्ट के साथ पहुंची थी। मुंडन से पहले यज्ञ पूजन का आयोजन किया गया था। बबीता के मायके के रीति रिवाज के मुताबिक मुंडन में कुंज को अपनी बुआ की लाई हुई ड्रेस पहननी थी। बबीता कुंज के लिए बहुत सुंदर ड्रेस लेकर भी गई थी, लेकिन ये क्या, उसकी भाभी ने अपने मायके से आई हुई ड्रेस अपने बेटे को पहना दिए। ये देखकर बबीता ने कहा, भाभी, मुंडन से पहले पूजन में भतीजा तो बुआ की लाई हुई ड्रेस पहनकर ही बैठता है, फिर आपने अपने मायके वालों की ड्रेस क्यों पहना दी? अरे बबीता, तुम क्यों नाराज हो रही हो? मेरी मम्मी कितनी सुंदर ड्रेस लेकर आई हैं, मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने कुंज को वह ड्रेस पहना दी। पर भाभी, रिवाज के मुताबिक तो कुंज को मेरी लाई हुई ड्रेस पहननी थी, मैं भी तो उसके लिए कितनी सुंदर ड्रेस खरीद कर लाई हूँ। बबीता, क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? माना कि तुम भी ड्रेस लेकर आई हो, लेकिन मुझे तो मेरी मम्मी की लाई हुई ड्रेस ही पसंद आई है। और रही बात तुम्हारे नेक की, तो
वह मैं तुम्हें दिलवा दूंगी। भाभी की बात सुनकर बबीता हैरान रह गई और थोड़ी गुस्से से बोली, मैं ये सब कोई नेक के लिए नहीं कर रही हूँ। ओह कम ऑन बबीता, जहाँ तक मुझे पता है ना, ननंद ये सब नेक लेने के लिए ही करती है और हमेशा अपने मायके कुछ ना कुछ लेने ही आती हैं। उस दिन तुमने ही तो अपनी ननंद से कहा था जब वह तुम्हारे फ्लैट के इनॉग्रेशन में आई थी। बबीता की भाभी तो ये बात कहकर अपने बच्चे को गोद में लेकर चली गई, पर बबीता ये सब सुनकर शॉक्ड रह गई। आखिर उसकी भाभी ने गलत भी क्या कहा था, उसने तो उसे आईना दिखाया था। उस दिन उसकी ननंद जिस जगह खड़ी थी आज वह भी उसी जगह पर खड़ी है। सच है कर्म लौट कर आता है। सच है जब इंसान को कोई झटका नहीं लगता उसे अपनी गलती का कोई एहसास नहीं होता है। बबीता को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए जब इस बार गीता शैलेंद्र से मिलने के लिए आई तो बबीता ने उसका अच्छे से स्वागत किया। ये देखकर गीता के साथ साथ शैलेंद्र भी हैरान था, क्योंकि शैलेंद्र को तो पता ही नहीं था कि बबीता की मायके में क्या हुआ था। लेकिन दोनों भाई बहन खुश थे, आखिर आज बहन का मायका आबाद जो हो गया था। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।